हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे। और अब तो दीपावली निपट चुकी है, हो गई है। जितने भी पटाखे दगाने थे बहुत अच्छे से दगाए, मज़ा आ गया होगा बिल्कुल। और पटाखे दगाने भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। जो त्यौहार आए उसको बिल्कुल खुल के मनाना चाहिए, क्योंकि त्यौहार साल में एक बार आता है, तो उसको जितने अच्छे से मना सकते हैं अच्छे से मनाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। और कोशिश ये कीजिए कि जो अगला त्यौहार आए वो आप अपने पैसों से मनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ों को फिर हम लोग साइड करते हैं और आज की जो हमारी क्लास है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चंस आज के जीएस के कैसे होने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं। और जो आपको पीछे से थोड़ा सा शोर शराबा पटाखों की आवाज़ आए उसको एंजॉय करना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं, समय के हिसाब से हो रही हैं तो गलत नहीं है। समय के अनुसार ना होती, समय के अनुरूप ना होती तो ये जो है थोड़ी सी गलत होती हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल दीपावली थी। अभी पटाखे जो बचे हैं वो तो दगेंगे ही। मेरे भी बचे हुए हैं, अभी मैंने नहीं दगाए हैं। कुछ बचे हुए थे, अब वो बाकी 1-2 दिन में भी दगाए जाएंगे। बच्चे आ जाएंगे तो दगाएंगे। बच्चे इन द सेंस जो मेरे भाई के बच्चे हैं, ठीक है, या मोहल्ले वाले जो बच्चे हैं वो दगाते हैं। चलिए, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं। कृषि लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, कॉफ़ी लिखा हुआ है और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? हरा सोना कहते हैं हम लोग चाय को। किसको कहते हैं? चाय को। यहाँ पे आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, चाय। ठीक है, हरा सोना हम लोग चाय को कहते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर, भूमि में वे सब बल शामिल हैं जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार में रूप में दिए जाते हैं। भूमि की यह विशेषता किसके द्वारा दी गई है? एस के रुद्र, ए मार्शल, जे के मेहता और एच स्मिथ। भूमि में वह बल शामिल है जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार के रूप में दिए जाते हैं। भूमि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एस के रुद्र, ए मार्शल, जे के मेहता, एच स्मिथ। अच्छा, तो ये एच के रुद्र के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। इन्होंने ही कहा था कि भूमि में वे बल शामिल हैं जो प्राकृतिक रूप द्वारा जो हमको निःशुल्क उपहार के रूप में दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर, लोकसभा में जनसंख्या को प्रतिनिधियों के साथ संबंधित करने का निर्णय लिया गया। लोकसभा में जनसंख्या को प्रतिनिधियों के साथ संबंधित करने का जो निर्णय लिया गया वो कब लिया गया था? 1981, 1961, 1901 में, 1971 में। तो दोस्तों ये लिया गया था 1971 में। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कब लिया गया था? 1971 में। ठीक, और जो 84वां संविधान संशोधन 2001 था उसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की जो संख्या है वो वर्ष 2026 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी बताया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एसडीआर का पूरा नाम क्या है? एसडीआर का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो सिग्निफिकेंट ड्राइंग राइट्स यानी कि सार्थक आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार, सॉफ्ट ड्राइंग राइट्स यानी कि हल्के आहरण अधिकार, स्मॉल ड्राइंग राइट्स यानी कि लघु आहरण अधिकार। तो एसडीआर का पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, क्या होता है? विशेष आहरण अधिकार। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये क्वेश्चन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कि लगभग हर प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलता है। वो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। इस तरीके से क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कभी पूछा था। रिजर्व बैंक अस्तित्व में कब आया था, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिले होंगे। तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? कि 1 जनवरी 1947, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1949 और 1 जनवरी 1950। अगर हम लोग राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1950 था। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसके तहत हुई थी? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट था 1934, उसी के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पहले तो कोलकाता था, लेकिन बाद में 1937 में जो था मुंबई आ गया था। ठीक है, और पहले ये एक निजी बैंक हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 1950 का इसको जो है राष्ट्रीयकरण किया गया और फिर ये सरकार के अंडरटेकिंग आ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अछूतों के कल्याण को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु।
तो कौन था? हरिजन संघ का। तो ठीक है, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना ही महात्मा गांधी ने के द्वारा की गई थी। नहीं, संघ की स्थापना तो नहीं मुझे याद आ रही, लेकिन हाँ, हरिजन शब्द सबसे पहले जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, और इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी थे। इसके जो संस्थापक कह सकते हैं वो घनश्याम दास बिड़ला थे। हाँ, इस संस्था का उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज से अस्पृश्यता को मिटाना था। जनता से भिन्न नागरिकता आधारित है। जनता से भिन्न नागरिकता आधारित है। किस पर आधारित है? अधिकारों पर, कर्तव्यों पर, कानूनों पर और आज्ञाकारिता पर। तो जनता से जो भिन्न नागरिकता जो आधारित है वो किस पर? कर्तव्यों पर आधारित है। चलिए 8 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? सत्याग्रह की गांधी की धारणा आधारित थी। किस पर आधारित थी? सभी मानवों के कल्याण पर, सच्चाई और अहिंसा पर, आर्थिक समानता पर या धर्म पर। तो जो सत्याग्रह की जो गांधी जी की जो धारणा थी वो आधारित थी सच्चाई और अहिंसा पर। गांधी जी का मानना था कि आप हमेशा सत्य बोलें, और दूसरी सबसे बढ़िया तो उनकी ये थी कि अहिंसावादी रहें, कि कभी भी आप जो है किसी के ऊपर हिंसा ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर देखेंगे। भारत की सबसे छोटी फौजदारी अदालत दंड न्यायालय का नाम क्या है? जिला सत्र न्यायालय, जिला दंड अधिकारी का न्यायालय, न्याय पंचायत, उच्च न्यायालय। तो न्याय पंचायत होता है ये। भारत की जो सबसे छोटी फौजदारी अदालत दंड न्यायालय जिसका नाम है, उसको मतलब का नाम क्या है? तो उसका न्याय पंचायत उसका नाम होता है। ठीक है, न्याय पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली होती है। इसका काम जो प्राकृतिक न्याय के व्यापक सिद्धांत पर आधारित रहते हुए बहुत सरल बनाया जाना था। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में कुछ भी हो जाता तो कहा जाता है पंचों के द्वारा न्याय करा लेना, तो ये वही उसी तरीके की चीज़ है। 10 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? 1946 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, कोचीन और मद्रास। तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। रॉयल इंडियन नेवी के जो सिग्नल्स प्रशिक्षण पोत INS तलवार जो के सैनिकों ने 18 फरवरी 1946 को मुंबई में विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का कारण जो था, नाविकों द्वारा खराब खाने की शिकायत करने पर अंग्रेज कमान जो अफसर थे उसने नस्ली अपमान का प्रतिरोध का रवैया अपनाया था, और इस विद्रोह को जलसेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह यानी कि मुंबई म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी ये जो आपका जो विद्रोह था ये बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना की मध्यस्थता के कारण विद्रोह ये हुआ था, समाप्त हो गया था। चलिए भाई, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर डेट याद हो तो डेट के साथ जरूर बताना। ठीक है, अगर डेट याद हो तो डेट के साथ बताना, जैसे 1 तारीख, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी या फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी, तो मतलब डेट के साथ में आप लोग इसको लेके आएंगे। और किनके बीच में हुआ था ये भी बताएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर ले लेते हैं कि मान लेते हैं 1 जनवरी 1578 को मान लीजिए ये युद्ध हुआ, तो आप लिखेंगे 1 जनवरी 1578 को। और मान लेते हैं कि एक ए नाम वाला आदमी और एक बी नाम वाला आदमी, तो आप क्या लिखेंगे कि ए नाम वाले के साथ बी नाम वाले के साथ इसका युद्ध हुआ था। तो आप इस तरीके से हमको जवाब देंगे इसको। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि पानीपत के तीनों युद्ध आप लोगों को याद होते हैं और याद हैं जितने बार भी मैंने आया है और जितने बार भी क्वेश्चन। और कोशिश करना भाई सभी लोग रिप्लाई करो, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 लोगों का आंसर आता है, बाकी किसी का आंसर नहीं आता है। वो 2 से 3 लोग इतने सही बच्चे हैं कि वो लास्ट क्वेश्चन भी अगर मैं क्वेश्चन के लिए छोड़ दूंगी ना इसका आंसर आप लोग देना, तो वो लोग भी उसका आंसर देते हैं। खैर 12 नंबर, सिकंदर महान के विरुद्ध लड़ने वाला भारतीय कौन था? राजा अंबी, राणा सांगा, राजा पोरस और चंद्रगुप्त। तो जो सिकंदर महान था उसके विरुद्ध जो लड़ने वाला अगर पहला कोई भारतीय था तो वो राजा पोरस था। कौन था? राजा पोरस। सिकंदर ने जो है 329 ईसा पूर्व अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद मकदूनिया का शासक बना, और सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। इसने ईरान, सीरिया, मिस्र और मेसोपोटामिया, बैक्ट्रिया आदि पर विजय प्राप्त करके 326 ईस्वी में सिंधु पार कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सिकंदर ने जो पंजाब के शासक पोरस को हाई डेस्पीज यानी कि झेलम नदी के तट पर युद्ध में पराजित कर मित्र बना लिया। सिकंदर ने सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था और इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, और सिकंदर 325 ईसा पूर्व भारत लौट गया था। अगर वो सेना उसकी और आगे बढ़ जाती तो वो और भी चीज़ें जीत लेता।
खैर, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या जहां आदर शाह? तो कौन था इसका? तो अगर अंतिम मुगल सम्राट की बात करेंगे तो जो बहादुर शाह द्वितीय था, ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसी ने 1857 का जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें सिपाही का नेतृत्व किया था। ठीक, भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने इसे जो है बर्मा, जो कि म्यांमार है, भेज दिया था और बाद में उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। ठीक, बहादुर शाह जफर जो था वो उर्दू भाषा का शायर भी था। आर्य राजा के मंत्री को क्या कहा जाता था? आर्य राजा के मंत्री को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी, सामिथी, सेनानी या पुरोहित? तो पुरोहित कहा जाता था। जो आर्य राजा के मंत्री जो थे उस समय उसको पुरोहित नाम दिया गया था। चलिए 15 नंबर, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में स्थित है? जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है वो किस जिले में स्थित है? बेलारी, बीदर, बीजापुर, बागलकोट? प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? अच्छा, तो ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? कर्नाटक के बीजापुर जिले में पड़ेगा। यहाँ जो है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है और इसी को जो है दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ भी माना जाता है। चलो, जीवित प्राणी अधिकतर किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा या जीवी ऊर्जा? ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी जो जीवित प्राणी होते हैं, अधिकतर लिखा है इसीलिए सारे के सारे नहीं इसमें कहा गया, अधिकतर, मैक्सिमम, और मैक्सिमम में 100 में 99 भी हो सकते हैं और 100 में 80 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 50% से ऊपर वाली भी संख्या हो सकती है और 99 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो अधिकतर किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो वो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर जी हम तो नहीं सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो एक काम करना, महीने भर के लिए बिना सूरज की धूप के, मतलब सूरज की रोशनी के आप रह के देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सूरज सौर ऊर्जा का उपयोग करता है या नहीं करता है। चलो, भारत में सबसे बड़ा उद्योग है, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग, लौह और स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग और मोटर कार उद्योग। अच्छा, तो अगर सबसे बड़ा उद्योग की बात करेंगे तो ये सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग है ये, कि और ये सबसे बड़ा और प्राचीन उद्योग भी है। इसमें जो भारत की लगभग जनसंख्या अगर काम करती है तो लगभग 5 करोड़ जनसंख्या लोगों को इनको रोजगार प्राप्त हो रखा है इसी चीज़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 18 नंबर की तरफ। संसार में सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका? तो ये तो क्वेश्चन का आप जवाब ऐसे ही दे सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले विश्व में, जो जिनके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पे है? वो भारत में ही है, एशिया में है। एक तो चीन, दूसरा इंडिया। तो आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला देश है। ये लगभग विश्व में जो है लगभग 30% क्षेत्रफल का विस्तार है इसमें। ठीक, और ये विश्व की जो लगभग 60% जनसंख्या जो है वो यहीं पे निवास करती है। अब आप समझ सकते हैं कि 60% यहीं है, बाकी 40% क्या, छोड़ो। चलो 19 नंबर, थारू जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ? तराई प्रदेश में, पश्चिमी घाटों में, छोटा नागपुर पठार में, अरावली की पहाड़ियों में। तो देखो जो थारू जनजातियां हैं ये यूपी में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूपी में बहुत ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाती है। तो ये जितने भी तराई क्षेत्र क्या होता है? जो गंगा और यमुना इनके जो समांतर, इनके बीच का हिस्सा या इनके किनारे के हिस्से, ये सब तराई क्षेत्र कहलाते हैं। और यही तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ जो है थारू जनजाति हैं। 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है? जो क्यात लिखा हुआ है। क्या? क्यात। ये कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों क्यात जो है वो आपकी म्यांमार की मुद्रा है। अरे भागो मत भाई, म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है, कीटों के मुख्य उत्सर्जन अंग हैं कौन कौन से? गुर्दे, वृक्क, उत्सर्गिका जिसको नेफ्रिडिया बोलते हैं, मैलपीगिक और नालिका, बसा पिंडक यानी कि गुर्दे, उत्सर्गिका, मैलपीगी नालिका, बसा पिंडक, ये 4 दे रखे हैं आपको। इनमें से कौन सा होगा कीटों के मुख्य? तो मैलपीगी नलिका जो होता है ये इनके प्रमुख वर्ग हैं। इन कीटों के जो होते हैं 6 पैर होंगे और 4 पंख होते हैं। इनके जो कीटों का जो मुख्य उत्सर्जन होता है मैलिपीगियन यानी कि निसर्ग नलिकाएं जो होती हैं ये बताई गई हैं। और इनका जो शरीर जो होता है गुहा के रक्त में से सब उत्सर्जित पदार्थ अवशोषण कर जो पाश्चांत्र में ली जाती हैं। अब आप ये मत पूछना कि ये सर जी क्या है, क्योंकि भाई देखो बायोलॉजी है, थोड़ी सी तो कठिन होगी। चलो खैर 22 नंबर, निम्न में से किसको वन का पुरुष कहते हैं? वन का पुरुष कहते हैं चिंपैंजी, उल्लू यानी कि गिलबान, गोरिल्ला और ओरेंग उटैंग। तो
निम्न में से किसको वन का पुरुष कहते हैं? तो वन का पुरुष यानी कि जो ओरंग उटान, ये इंडोनेशिया और मलेशिया जो होते हैं उनके जंगल में पाए जाने वाला एक अकेला महाकपि है। यह काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, इसमें इसे वन का पुरुष भी कहते हैं। कुछ बच्चे आते हैं कमेंट करते हैं कि आप अभी थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका सीखिए। तो आज मैंने एक बच्चे से कहा भी था कि दोस्त ऐसा करो यार, मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दो कि कैसे क्या पढ़ाया जाता है। मुझे नहीं आइडिया है, शायद मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो एक काम करिए, आप मुझे एक बार जो है एक आइडिया दे दीजिए कि कैसे पढ़ाना है, और कोशिश कीजिएगा कि अगर हो सके तो दोस्त वीडियो बना के मुझे दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को उस तरीके से फॉलो कर पाएँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम लोग जब क्रिकेट मैच भी देख रहे होते हैं तो हम लोग ये अपना ओपिनियन बहुत अच्छे से दे देते हैं, यार इसने गलत शॉट खेल दिया, इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन होता क्या है ना, जब हम बैट पकड़ के और इतने 50,000 लोगों के बीच में बैठ के जब वहाँ पे खड़े होकर खेल रहे होते हैं ना, तो जो प्रेशर होता है वो वही जानता है जो वहाँ पे बैटिंग करने के लिए गया होता है। उस समय पे सिर्फ आपके पास नैनो सेकंड का समय होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इतनी देर में बॉल आपके पास उसके हाथ से छूट के आपके पास आ जाती है। उतनी देर में निर्णय लेना होता है कि हम कौन सा शॉट खेलेंगे इस गेंद पे और हमको किस हद तक इसको शॉट को लेके जाना है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप जो है उस समय पे निर्णय आपके कई बार आपके पॉजिटिव में जाते हैं, कई बार निगेटिव में। लेकिन हमें दूसरों के जो काम होते हैं उनमें गलतियाँ निकालना और उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही होती हैं, लेकिन जब वही काम आपको दे दिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि अगर आपको अभी कहीं कैमरे ना भी ऑन किया जाए, एक कमरे में अकेले बैठाला जाए और आपसे कहा जाए कि पढ़िए इसको, और आपको ये बच्चे को पढ़ाना है, आपके सामने आंसर शीट है, सब कुछ है, लेकिन आपको इसको जो है एक्सप्लेन कर करके बच्चे को बताना है। गारंटी दे रहा हूँ, मुंह से जबान नहीं निकल पाएगी, आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, आपकी गिग्गी बन जाएगी, आप बोल नहीं पाओगे, जबकि आप कमरे में अकेले बैठे होंगे और सिर्फ आपको पढ़ाना होगा। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो वो वही उस समय पे वो आपको जब तक उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, आप बोल तो सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो क्रिकेट में बैट्समैन को पता होता है ना कि हमारे पास कितना समय है, इतने लोग हमें देख रहे हैं, हमारा ये सिलेक्शन अगर गड़बड़ हो गया तो हमारे ऊपर क्या लोग कमेंट करेंगे, कैसी बातें, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कमेंट करने से पहले आप उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें कि हाँ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 10 लोगों को बैठाल के पढ़ाना एक अलग बात है, आप कमरे में अकेले बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर आपको पता है ये ऑन एयर जाएगा, बाद में बच्चा देखेगा, तो उस चीज़ को हमें अपने आप मन में एनालाइज करना पड़ता है। मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो कहना और करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कहने से पहले दोस्तों सोच लिया करें। खैर, आपकी अपना ओपिनियन है, ओपिनियन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओपिनियन को मेरे ऊपर थोपिए मत कि आपको ऐसा होना चाहिए। आपका ओपिनियन ऐसे हो सकता है कि सर जी आपने इसको इस तरीके से बताया, आप इस तरीके से इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते थे, ये ओपिनियन होता है। तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आप मेरे ऊपर थोप रहे हो। थोपना एक अलग चीज़ है, ओपिनियन देना अलग चीज़ है। खैर, 23 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस कौन सी होती है? यहाँ पे N2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है और Cl2 लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य गैस है तो वो N2 हो जाएगी। ठीक, जो बारजेलियस थे, इन्होंने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। ये एक जटिल कार्बन यौगिक होता है जो 20 अम्लों से बना होता है, अमीनो अम्लों से, और मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों की कार्य के लिए आवश्यक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य गैस होती है वो N2 यानी कि N2 मिल जाएगी आपको। 24 नंबर लिखा हुआ है नाग यानी कि फड़ी विष को किस के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? नाग यानी कि फड़ी, नाग विष को किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? विषदंत, दांत, निम्न जबड़ा या कोई भी नहीं? तो देखो ये तो होते हैं विषदंत। इसके विषदंत सांप में, जैसे अगर इस तरीके का इसका मुंह है तो एक दांत इधर होता है, एक दांत इधर होता है, ऐसा करके, और यही दांत जब पड़ते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, थोड़ा सा ये ढकेलते हैं, इन्हीं के पीछे से विष निकल के आता है, जो कि दांत के माध्यम से जो काटी हुई एरिया होता है आपका, उस छेद में आपका विष चला जाता है, आपके खून से मिल जाता है और फिर पूरी बॉडी में ये फैलता है। चलिए, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फास्फोरस एक अनिवार्य घटक है। किस चीज़ का फास्फोरस एक अनिवार्य घटक है? न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीनों का, हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का। तो फास्फोरस एक अनिवार्य घटक है न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों जो आज की हमारी यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस की क्लास थी वो यहाँ पे पूरी टोटल कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद होगी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्त वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।